नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी भारत में आपके स्वागत है। बुलंदशहर से बड़ी खबर। ड्रग्स विभाग की टीम ने मेडिकल स्टोर्स पर छापेमारी करते हुए कफ सिरप के सैंपल भरे हैं और यहां कार्रवाई बुलंदशहर सहित खरजा, गुलाटवाटी, जहांगीराबाद, औरंगाबाद और सिकंदराबाद में की गई है। जानकारी के मुताबिक ड्रग्स कंट्रोल विभाग ने कफ सिरप के कुल 25 सैंपल इकट्ठा किए हैं। यह सख्ती मध्य प्रदेश और राजस्थान के कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले के बाद की गई है। विभाग अब इन सैंपल्स को विश्लेषण के लिए लैब भेजेंगे और कार्रवाई के बाद स्थायी दवा कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। विभाग ने बाजार में उपलब्ध लगभग सभी प्रमुख कफ सिरप को जांच के दायरे में लिया गया है और फिलहाल सभी सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं और रिपोर्ट आने के बाद तय होगा कि कफ सिरप में किसी प्रकार की हानिकारक तत्वों की मौजूदगी है या नहीं। तो चलिए सुनते हैं। जनपद बुलंदशहर में जो अभियान चलाया जा रहा है खांसी के सिरप को लेकर, कितने जगह पे आपने चेकिंग अभियान किया और कितने नमूने अभी तक लिए हैं सर आपने? ये जानकारी परसों मिली थी, जिसमें हमने परसों तुरंत ही जाकर के जनपद बुलंदशहर में सरकारी अस्पताल के सामने से 2 नमूने लिए। उसके बाद गुलावटी में जाकर के 7 नमूने लिए, तो और गुलावटी में लिया गया एक फन पे 1 नमूने, टोटल 10 नमूने लिए गए परसों। और इसी को देखते हुए कल भी निरीक्षण किया गया और कल टोटल 6 नमूने लिए गए थे। खानपुर से लिए गए थे, शिकारपुर से लिए गए थे। कौन सी दवाइयाँ हैं और किस यूज़ की जाती हैं सर? ये जो दवाइयाँ हैं कप सिरप की है और ये जो टोटल 16 कप सिरप का नमूना लिया गया है, जिसमें एक्सिपिएंट के रूप में पीएजी पड़ता है। अब उसकी जांच होगी, अगर एक्सेस मात्रा में होगी तो उसमें भी कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश में कफ सिरप से बच्चों की मौतों को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आज स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल और मुख्यमंत्री मोहन यादव पर जमकर निशाना साधा। जीतू पटवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री सिर्फ दौरे कर रहे हैं, पहले छिंदवाड़ा गए, अब नागपुर जा रहे हैं, लेकिन इससे मोटे नहीं रुकेगी। उन्होंने कहा कि बच्चों को एयर एम्बुलेंस से एम्स दिल्ली भेजना चाहिए, तभी इलाज संभव होगा। पटवारी ने आरोप लगाया कि ड्रग्स इंस्पेक्टर और कंट्रोलर रिश्वत लेकर दवाओं को प्रफुल्ल दे रहे हैं और उनका कहना है कि अगर गलती दूसरे राज्य की भी है तो आपकी सरकार और अधिकारियों की जवाबदेही क्या है। इसके साथ ही जीतू पटवारी ने ओबीसी आरक्षण का मुद्दा भी उठाया और कहा कि मोहन यादव और शिवराज सिंह चौहान 27% आरक्षण देने से बच रहे हैं और उन्होंने कहा कि कांग्रेस ओबीसी को 27% आरक्षण दिलाकर रहेगी और कोर्ट भी इस पर सरकार को फटकार लगा चुका है। तो जीतू पटवारी ने स्वास्थ्य मंत्री से इस्तीफे की मांग और ड्रग्स कंट्रोल पर एफआईआर और स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव को हटाने की सिफारिश की है। अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या रुख अपनाती है। कि उन बच्चों को बचाने के लिए अब सारा फोकस कर देना चाहिए, मेरे बयान में देख लेना चाहिए। और सरकार ने अपनी ब्रांडिंग, अपना काला चेहरा पहुंचने के लिए बयान दिए, दौरे किए, किसी छोटे मोटे को हटा दिया, पर उन बच्चों की जान नहीं बची। ठीक है सर, बच्चों की मौत पे अब सियासी अखाड़ा जैसा बनने लगा है। बीजेपी कह रही, कांग्रेस तमिलनाडु सरकार को लेकर कोई बात नहीं कर रही है। फैक्ट्री वहाँ की थी, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने तो एसआईटी बनाई, गिरफ्तार भी कर लिया। पहले तो मैं लगातार बच्चों की जो मौत हो रही है उसको लेकर मैं समझता हूँ कि हर दिल वेदित है और इसमें किसी भी प्रकार का जो राजनीतिक पुट है वो नहीं आना चाहिए, कोई कंफर्मेशन नहीं। सर, उसके पहले बीजेपी ये कह रही है कि राहुल गांधी क्यों तमिलनाडु सरकार के खिलाफ कोई बात नहीं कर रहे हैं, ना बुलडोजर की बात कर रहे हैं, ना ये बीजेपी को शर्म आनी चाहिए और बीजेपी के नेताओं को की बेशर्मी का कोई जवाब नहीं है। ये राहुल जी को क्या करना चाहिए, कांग्रेस, अरे तुम्हारी सरकार है तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, प्रधानमंत्री को क्या करना चाहिए, देश के स्वास्थ्य मंत्री को क्या करना चाहिए, हमारे मुख्यमंत्री को क्या करना चाहिए।
हमारे स्वास्थ्य मंत्री को क्या करना चाहिए? ये सवाल है। हमसे सवाल पूछने के बजाय थोड़ा अपने अंदर भी झांक ले बीजेपी। सर ड्रग्स डिपार्टमेंट की बात करें तो वहाँ पे स्टाफ की भी कमी है, इतने सारे मेडिकल संचालित। अब ये लंबी लंबी बातें हैं। ड्रग्स के सप्लाई में नीचे जाना ही नहीं चाहता। दोषी सरकार है, मुख्यमंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री है, पीएस स्वास्थ्य है, ड्रग कंट्रोलर है, पीएस कमिश्नर स्वास्थ्य है, ये है दोषी। मैं मुख्यमंत्री होता तो ये सब जेल में होते। चलो हो गया। 3 सितंबर से लेके 20 सितंबर 26 सितंबर यानी लगातार सरकार, बूथ कंट्रोलर, जिले का कलेक्टर, स्वास्थ्य मंत्री या संबंधित विभाग सोया हुआ था। क्लियर? तो जब सोया हुआ था उसी के कारण ये मौतें हुई है। आज हम पूरे प्रदेश में कैंडल मार्च निकालेंगे, श्रद्धांजलि देंगे बच्चों को, सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना करेंगे सरकार की, साथ ही साथ इस्तीफा की मांग करेंगे। जो अभी मैंने बोला, सबके, स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा हो, ड्रग कंट्रोलर पर एफआईआर हो, और जो बचे हुए बीच के हैं पीएस स्वास्थ्य, जो यादव जी हैं, बोल रहा हूँ मैं, यादव जी हैं, उनको हटाना नहीं चाहते मुख्यमंत्री जी। उनको इसी वक्त सबसे भ्रष्ट कर अधिकारी है। नहीं, मैं खुद गया था। मैं कल सुप्रीम कोर्ट खुद गया था और मैंने संबंधित वकीलों से बात की। हमारे तरफ से सीनियर एडवोकेट, देश के नामी अभिषेक मनु संघवी जी ओबीसी के आरक्षण की पैरवी कर रहे हैं, और भी सारे परिवार के लोग जो ओबीसी समाज की ओर से कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं। 10, 12, 15 पैनल लोगों की, वकीलों की पैनल है। मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल से बड़ी खबर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज साफ किया है कि मध्य प्रदेश सरकार का सर्वोच्च लक्ष्य है जनहित। मुख्यमंत्री ने यह बात 2 दिवसीय कलेक्ट्रेट कमिश्नर्स नरेश कॉन्फ्रेंस में कही, जो राजधानी भोपाल में संपन्न हुई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की है कि अब ये कॉन्फ्रेंस हर 6 महीने में नियमित रूप से आयोजित किए जाएंगी, और जिससे प्रशासनिक निर्णय और जन कल्याण योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाया जा सके। 2 दिवसीय इस सम्मेलन में कुल 8 सत्र आयोजित किए गए, और जिनमें कानून व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि, निवेश और सुशासन जैसे अहम विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि अब 3 माह और 1 वर्ष के स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित कर कार्य किया जाएगा। उन्होंने शिक्षा, पेयजल, आवास और जनजातीय विकास जैसी योजनाओं को समयबद्ध रूप से लागू करने के निर्देश भी दिए हैं, और सीएम डॉक्टर यादव ने एक बड़ा विजन भी सामने रखा है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश को मिल्क कैपिटल बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके तहत दुग्ध उत्पादन को 9% से बढ़ाकर 20% तक पहुंचाने की कार्य योजना तैयार की जा रही है। और उन्होंने यह भी बताया कि 12 दिसंबर को सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राज्य भर में नवाचार और विकास पर आधारित प्रदर्शनियों लगाई जाएगी। और मुख्यमंत्री के इन निर्देशों से साफ है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में प्रशासनिक गतिविधियां और जन कल्याण योजनाएं और अधिक लक्ष्य केंद्रित परिणाम आधारित होगी। ड्रग अन्य नशे के पदार्थों पर सख्ती से रोक लगाना, इंडस्ट्रियल बेल्ट के अंदर ये कई बार ऐसी कोई गतिविधि पाई जाती जो पुलिस कार्रवाई के दरमियान आते हैं, तो कलेक्टर एसपी मिलकर के इस पर कार्रवाई करे। एक जिस प्रकार से ये जो सिरप की बात आती है, एक कोरेक्स सिरप की भी बात विंध्याचल के क्षेत्र में आती है, इसको भी कंट्रोल किया जाए। और इसके बारे में यूपी और मध्य प्रदेश ने इसमें सख्ती की है, तो पड़ोसी राज्य और दोनों राज्य मिलकर के भी मैंने सीएस और डीजी को बोला है कि वो आपस में मिलकर के इस प्रकार की कार्रवाई पे अपनी सख्ती दिखाए। इसी प्रकार से मादक पदार्थों में भी नज़दीक के राज्यों के साथ तालमेल करते हुए हमारी ठोस कार्रवाई चलती जाए, ताकि जिलों के अंदर भी और जिलों के बाकी व्यवस्था में भी तीनों राज्यों के साथ सीमावर्ती राज्यों से तालमेल हमारा हो पाए। आदतन अपराधियों के जमानतें निरस्त करा करके ऐसे जो अपराधी जो बार बार अपराध करते हैं, तो हाईकोर्ट और जिला न्यायालयों के माध्यम से उनकी जमानतें निरस्त कराने के संबंध में कार्रवाई करे। कई सारे आंकड़े दिए भी गए हैं, लेकिन अभी हमने कहा इसमें और सख्ती बढ़ाने की आवश्यकता है।
साइबर अपराधों की दर्ज संख्या भी अब जैसे हम तुलनात्मक रूप से देख रहे हैं कि साइबर अपराध के खिलाफ हमने अपनी कार्रवाई तेज की है, लेकिन और ये बढ़ती जाए इस दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं। 55 जिले के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, सीओ जिला पंचायत, कमिश्नर, आईजी, पुलिस कमिश्नर इत्यादि इस पूरे 2 दिन के आयोजन में शामिल हुए। प्रथम दिन 5 सेशन हुए, दूसरे दिन 3 सेशन हुए, कुल 8 सेशन हुए। इन प्रत्येक सत्र में कानून व्यवस्था, कृषि एवं उद्यानिकी, स्वास्थ्य, औद्योगिक निवेश एवं रोजगार, नगरीय विकास, शिक्षा, ग्रामीण विकास, जनजाति विकास एवं सुशासन जैसे महत्वपूर्ण सेक्टर में विस्तार से चर्चा भी हुई, प्रेजेंटेशन भी हुआ और जिन कलेक्टर, एसपी और अन्य अधिकारियों ने इसमें बेहतर काम किया उनको भी हमने समय देकर के उनकी बात सुनी। खुली चर्चा भी इसमें शामिल की गई। सभी सेशन में फील्ड से आए अधिकारियों ने अपने अपने जिलों के नवाचारों की भी प्रस्तुति दी है। इन सारे सेशन में फील्ड अधिकारियों की समस्याएं और सुझावों को सुनने के लिए भी पर्याप्त समय दिया गया। फील्ड के अधिकारियों द्वारा उठाए गए ज्वलंत प्रश्नों, समस्याओं का निराकरण एवं प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मार्गदर्शन इसमें किया गया। ग्रामीण विकास के क्षेत्र में भी 5 वर्ष की योजनाओं पे खासकर विजन 2047 को दृष्टिगत रूप से करें। सभी जिलों में आगामी 1 माह में ये जो हमने बात कही है कि वृंदावन गांव निकालें, उस पर काम करें। जल जीवन मिशन के माध्यम से अधूरी योजनाओं को समय सीमा में पूरा करें। मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं में शीघ्र नल जल कनेक्शन प्रदान किए जाएं। जल जीवन मिशन को जो योजना पूर्ण हो गई उनको पंचायतें हस्तांतरित पंचायतों को करके उसको चालू कराया जाएगा। अपूर्ण प्रधानमंत्री आवासों को भी शीघ्र पूर्ण करके जो पूर्ण है उनको शीघ्र आवंटन करें। कोई कठिनाई हो तो उस पर निराकरण करते हुए पीएम आवास 2 की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। ये अच्छी बात है कि पूरे देश में पीएम आवास बनाने में मध्य प्रदेश नंबर 1 में है। इसे में हमारा ये मिशन है कि हमारे उस टारगेट के अंतर्गत हम मिशन 2 को भी इसी प्रकार से चलें, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो। पीएम जनमन में भी हम देश में बहुत अग्रगण्य भूमिका निभा रहे हैं। सबसे पहली सड़क से लेकर के आवासों का भी हमने सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया है। धरती आबा योजना में भी शासकीय योजनाओं को हमारे आदिवासी अंचल को प्रॉपर लाभ मिले। जल गंगा संवर्धन अभियान ये बहुत ऐतिहासिक अभियान हमारा चला है। इसके कारण से बहुत अच्छे प्रकार से 3-3 महीने के अभियान चलाए गए। इस वर्ष भी अभियान चलाया जाएगा इसकी विस्तार से। देश में कचरा प्रबंधन और सड़क निर्माण को लेकर अब एक नई दिशा दिखाई दे रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को बड़ा ऐलान किया है। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के 120वें वार्षिक सत्र को संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा 2027 के अंत तक देश के सभी ठोस कचरे का उपयोग सड़क निर्माण के लिए किया जाएगा। उन्होंने जानकारी दी है कि अब तक 80 लाख टन कचरा सड़क निर्माण के लिए अलग किया जा चुका है। उनका साफ संदेश था कि कोई भी व्यक्ति या वस्तु बेकार नहीं होती। तकनीक और नेतृत्व के साथ कचरे को भी धन में बदला जा सकता है। अगर यहाँ योजना सफल होती है तो देश को न केवल साफ सफाई में मदद मिलेगी बल्कि सड़कों के निर्माण में भी क्रांति आ सकती है। बिजनेस में आप जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे उतना आपका फायदा बढ़ेगा, क्वालिटी बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि नो मटेरियल इज वेस्ट एंड नो पर्सन इज वेस्ट। इट इज डिपेंडिंग अपॉन द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, appropriate vision of the leadership that you can convert waste into wealth. अभी मैंने मथुरा में एक हाइब्रिड एन्युटी में मथुरा के 90 ml डिस्चार्ज पर एक हाइब्रिड एन्युटी में प्रोजेक्ट किया था और वो केवल 40% प्राइस में पूरा हुआ। त्रिवेणी इंजीनियरिंग ने लिया। इंडियन ऑयल वो पानी खरीदती है, 20 करोड़ साल के देते, वो 25 करोड़ यूपी सरकार को देते थे, उनका 5 करोड़ का फायदा हुआ और आज प्रोजेक्ट सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हुआ। और अभी हमने ये तय किया है
कि 2027 समाप्त होने के पहले हम देश में जितनी कचरा पड़ा हुआ है, ये लीगेसी सॉलिड वेस्ट है, इसको पूरा निकालकर हम रोड कंस्ट्रक्शन में यूज करके इसको हम समाप्त करेंगे, स्वच्छ भारत का निर्माण करेंगे। दिल्ली में तो कचरे के 4 माउंटेन बने हुए, अच्छा नहीं लगता। और अभी हमने एक माउंटेन की कल में जब जा रहा था 7 मीटर हाइट कम की। अभी देश में हमने 80 लाख टन कचरा सेग्रीगेट करके रोड कंस्ट्रक्शन में यूज किया है, और अब उसमें से प्लास्टिक, रबर, मेटल, ग्लास सेग्रीगेट हुई, और उसके कारण स्वाभाविक रूप से रिसाइकलिंग भी हो रहा है। तो मेरा कहना यही है कि एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी अगर होगी और फ्यूचरिस्टिक विजन फॉर डेवलपमेंट विद द फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, तो स्काई इज द लिमिट। और इसलिए स्वाभाविक रूप से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जिस प्रकार से हो रही है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ जिस प्रकार से हो रही है, मुझे लगता है कि इसमें ह्यूज पोटेंशियल है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक तेज हो गई है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने गुरुवार को बेरोजगारी के मुद्दे पर बड़ा चुनौती ऐलान किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर बिहार में राजद की सरकार बनती है तो एक नया कानून लाया जाएगा जिसके तहत हर परिवार को सरकारी नौकरी दी जाएगी। उन्होंने दावा किया है कि सरकार बनते ही 20 दिन के अंदर यह कानून लागू कर दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, तेजस्वी ने यह कहा कि 20 महीने में कोई भी परिवार ऐसा नहीं रहेगा जिसके पास सरकारी नौकरी ना हो। और तेजस्वी ने इस बड़े वादे से बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। अब देखना वाली बात होगी कि अन्य दल इस मुद्दे पर क्या जवाब देते हैं। सुनिए। आप सब लोग जान रहे हैं कि चुनाव का शंखनाद जो है हो चुका है। नोटिफिकेशन जो है इलेक्शन का हो चुका है, और हमने पहले भी कहा था कि जितनी घोषणाएं तेजस्वी कर रहा है उन सारे घोषणाओं का नकल जो है मौजूदा सरकार जो है कर रही है। आज आप लोगों के बीच एक ऐतिहासिक और युवा क्रांतिकारी घोषणा हम लोग जो है करने जा रहे हैं, और लगातार लोगों का ये अपेक्षा और ये उम्मीद थी कि हमारा विजन क्या है, हमारा रोड मैप क्या है, बिहार को हम आगे कैसे ले जाएं। तो आज एक ऐतिहासिक घोषणा, युगांतकारी घोषणा हम आप सब लोगों के समक्ष जो है करना चाहते हैं। और ये पहली घोषणा है, कोई अंतिम घोषणा नहीं है। इसके बाद भी जो हमारा विजन जो है वो आप लोगों के समक्ष अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग रखेंगे। तो आज आप सब लोग आए, और आप लोग भी इच्छुक होंगे कि जाने भाई क्या घोषणा हो रही है। याद कीजिए, जब 2020 में हमने जब घोषणा की थी, सरकार बनते ही पहले कलम से पहले कैबिनेट में 10 लाख नौकरी जो है तेजस्वी देगा। मौजूदा मुख्यमंत्री जी अभिभावक तुल्य, उन्होंने उस वक्त कहा था कि यह संभव है, पैसा कहाँ से आएगा, अपने बाप के पास से लाएगा क्या। बीजेपी ने 19 लाख नौकरी नहीं, रोजगार की बात की। उस वक्त उनके फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ आकर के उन्होंने घोषणा की थी। ये बात बिहार के लोगों को पता है।
लेकिन सरकार बनने के 2 साल बाद भी किसी को नौकरी और किसी को रोजगार नहीं मिला। और 20 साल ये खटारा सरकार का कभी ध्यान ही नहीं था कि बेरोजगारी जो है सबसे बड़ा मुद्दा है, नौकरी और रोजगार के बारे में चर्चा भी नहीं होती थी। तेजस्वी के दबाव में, तेजस्वी के कारण, कोई प्रमाण तेजस्वी को देने की जरूरत नहीं है, 17 महीने में जो हमने काम किया, 5 लाख नौकरी, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रिया दी, हम लोगों ने जो है कराया। आज वही लोग जो है बेरोजगारी भत्ता देने की बात कर रहे हैं, नौकरी देने की बात नहीं कर रहे, बेरोजगारी भत्ता देने की बात कर रहे हैं। बस बहुत हुआ, अब बिहार बदनाम नहीं होगा, बल्कि देश दुनिया में बदलाव का वाहक बनेगा। सामाजिक न्याय के बाद बिहार अब आर्थिक न्याय का गवाह बनेगा। बिहार में अब नौकरी का नव जागरण होगा। और जो मेरी पहली जो घोषणा है चुनाव के नोटिफिकेशन के बाद, बिहार के जिस भी परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, ऐसे हर परिवारों को एक नया अधिनियम बना करके अनिवार्य रूप से उन परिवार में नौकरी जो है दी जाएगी। यानी सरकार बनते ही इन्होंने 20 साल तक कोई नौकरी नहीं दी, कोई रोजगार नहीं दी, लेकिन सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर यह अधिनियम बनाया जाएगा और 20 महीने में ऐसा कोई बिहार का घर नहीं बचेगा जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रहे होम टीवी भारत।